बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कैसे मुल्क की तामीर और तरक्की में इजाफा होगा कि जब वजीर खजाना जब डट के बैठ जाएं और कहें कि मुझसे इस्तीफा ना मांगे, अलबत्ता जब उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिर वो धड़ल्ले से अपोजिशन क्या, मीडिया हाउसेस क्या, सबको तड़ियां लगाने में मसरूफ हो जाते हैं। अगर जब आप आए थे इसहाक डार साहब तो बुलंदबाद आपने दावे किए थे, वादे किए थे, किसी भी बात पर आपका कोई भी एक वादा पूरा ना हो सका। आपकी तमाम बातें झूठ साबित हुई। अगर आप पाकिस्तान की मईशत को संभाल ना सके, आपको स्टेटमेंट भी याद होगी कि जब आपने कहा था कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है, मईशत भी अल्लाह चला लेगा, तो फिर आप किस लिए हैं? तो आपसे सही इस्तीफा मांगा जा रहा है ना। जब आपने परफॉर्मेंस नहीं दी तो जान छोड़े ना, आप चले जाएं, आप इस्तीफा दें, आप कहें कि मैंने कोशिश की, मैं ना संभाल सका पाकिस्तान की मईशत को। मसनूई ब्रेकिंग्स दी जा रही थी कि आज डॉलर इतना सस्ता हो गया, डॉलर ये हो गया, डॉलर बहुत कम आ गया। लेकिन जब डॉलर को हमने आज़ाद किया तो डॉलर 290 तक जाके पहुंचा। हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस आसमान को छू रहे हैं। आपने कहा कि खान साहब ये मुआहदा करके आ गए थे कि मैं 300 का पेट्रोल दूंगा, लेकिन आपने फिर आके क्या वैल्यू ऐड की? आप मंझे हुए सियासतदानों ने आके इस मुल्क को क्या सहारा दिया? अवाम के लिए आप लोगों ने क्या किया? इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बिल आखिर जिसका था इंतज़ार, वो घड़ी भी आ गई। 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, सदर मुमलिकत ने भी इजाज़त दे दी, इलेक्शन कमीशन भी अब राज़ी है। पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। अब इन जनरल इलेक्शन में कौन जीतेगा? पंजाब की अवाम किसके सर ये ताज सजाएगी? अब वो जो जेल भरो तहरीक और दीगर जो सियासी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इलेक्शन की तैयारियों में मगन हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा हैं, जब वो हलकों में जाएंगे तो उनको किस चीज़ का सामना होगा ये भी देखेंगे, क्योंकि अवाम को एक वक्त की रोटी से भी आप लोगों ने दूर कर दिया है। लेकिन अवाम कितनी पुरुद है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ कराची की शख्सियत हैं, सलीम सचवानी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी वज़ीर ख़जाना की, बहुत गर्जे पर से। मैं आपको वो सुनवा दूँ पहले, मैं चाहूँगा कि फिर हम उस पर बात करते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवाएं। पाकिस्तान मुल्क के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब दूसरी बार वज़ीर ख़जाना बने हैं, और जब अपोजिशन ने और कुछ मीडिया हाउसेस ने जब कहा कि आप नहीं संभाल पाए मैशियत, इसहाक डार साहब आप इस्तीफ़ा दें, आप घर चले जाएं, बाय बाय टाटा उनको दिखाया। फिर वो आए, उन्होंने टाइम निकाला और क्या कहा, मैं चाहूँगा पहले वो सुन लें आप, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नॉन एंटिटीज है, किसी रिजाइन करे, मैं क्यों रिजाइन करूं? मैं कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो बात यह है जी कि मैं एक इबादत समझ के कर रहा हूँ, मुल्क को जरूरत होगी, मैं हाजिर हूँ। पार्टी को, कोलिशन पार्टियों को मुझे मत बताएं टॉक शोज में बैठ के, मुझे पता है आपने क्या किया। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपका रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके इस दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए, अभी तुम बैठते हो आके सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो। मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है, मुझे तो नहीं पहुंचता, मुझे क्या फर्क पड़ना है? मैं तो अल्लाह के फल से, मेरी तो सैलरी भी आज से 30 साल तक हमेशा चैरिटेबल कामों में जाती है, या किसी हॉस्पिटल में जाती थी, या यतीम खाने में जाती। मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे अगर अपना इस पीडीएम ने, हुकूमत ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अमानत है, कौम की अमानत है, पीडीएम हुकूमत की अमानत है। अल्लाह ताला ने जितना काम लेना है, लेकिन इसे थर्ड रेटेड बैठ के बातें मत करें जो मुल्क को नुकसान हो गया। जी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, मुल्क डूब रहा है, इसे डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट हो जाना है। ये मैं समझता हूँ कि कौम के साथ और मुल्क के साथ ज्यादती है। जी सुना आपने कि इसहाक डार साहब ने कहा कि आप मुझे मत पढ़ाएं, मुझे मत सिखाएं, आप टॉक शोज में बैठ के मुझे मईशत के भाषण ना दें, मेरी तो तनख्वाह भी चैरिटी में जाती है, मैं इस्तीफ़ा क्यों दूं? हम जब बहुत से मुआशरों पर नज़र डालते हैं तो अगर किसी मिनिस्ट्री में कोई इनकॉम्पिटेंसी होती है, कोई ऐसा मामला हो जाता है जहाँ पे लापरवाही हो, तो फिलफोर वो पर्टिकुलर मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है इस्तीफ़ा मांग क्यों रहे हो? देना तो दूर की बात है, अखलाकियात की बड़ी लेवल है। सलीम साहब आपने सुना इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि तुम होते कौन हो मुझसे इस्तीफ़ा मांगने वाले? सर, हम पाकिस्तान के अवाम हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मीडिया के लोगों को मुल्क की मईशत की फ़िक्र जागी और उन्होंने वज़ीर ख़जाने से इस्तीफ़े का मुतालबा किया।
और उनको सलाम पेश करते हैं मीडिया रिपोर्टर्स को कि जिन्होंने ये सवाल उठाया कि ऐसे नाहल निकम्मे वज़ीर ख़जाना को रिज़ाइन करना चाहिए। इनसे तो खुद हिसाब होना चाहिए कि दुबई की प्रॉपर्टियाँ इनकी कहाँ पे बनी, लंदन में इनकी प्रॉपर्टियाँ कैसे बनी, ये तो खुद एहतसाब के दायरे के अंदर हैं। इनको तो खुसूसी तौर पे रिजीम चेंज करने वालों ने पाकिस्तान को डुबोने के लिए स्पेशली नॉमिनेट किया है। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने मैं यहाँ पीडीएम पर को पाकिस्तान को डुबोने के लिए नॉमिनेट इसाक डार किया साहब है। कह रहे हैं मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों पे एहसान करने, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। सही कह रहे हैं सर, ये हम पर एहसान ही कर रहे हैं कि हमें डुबो रहे हैं, ये डुबोने का भी हम पर एहसान कर रहे हैं। एक तो आप देखेंगे कि नाहलियत, अपनी नाहलियत को भी अपने हमारे ऊपर एहसान जता रहे हैं। ये किस तरीके से, ये अगर वजीर खजाना होते तो यहाँ पे बैठ के ये बात ना करते, अब गुस्सा ना करते, बल्कि कहते कि देखो मैंने मईशत की बेहतरी के लिए ये इकदाम किए हैं जिससे मुल्क की मईशत में अभी बेहतरी नहीं आई है, मगर 2 महीने के बाद आएगी, 1 महीने के बाद आएगी, 3 महीने के बाद आएगी। वो अपने इकदाम सुनाते हैं, ना कि मीडिया जो रिपोर्टर्स हैं उनके ऊपर गरजते बरसते और अपनी मिनिस्ट्री का बरम झाड़ते। इन्होंने तो अपनी नाहली साबित की है, इन्होंने बरमबाजी दिखा कि उन्होंने एक बात नहीं की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसमें इन्होंने कहा कि मैंने मईशत की बेहतरी के लिए ये इकदाम किए हैं जिसके सम्राट इतने दिनों में आएंगे। लेकिन एक बात तो उन्होंने कही है ना, हुकूमत आई है, जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से लेकर उन्होंने मईशत की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं किया। उनकी दौड़ें सिर्फ आई में पीछे लाइन में लगने से के अलावा और कुछ नहीं रही। $16 अरब के रिजर्व को उन्होंने पहुंचा दिया, $3 अरब तक पहुंचा दिया, और अभी भी किस्तें मिल रही हैं। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाइना ने जो है ना $80 करोड़ का लोन दे दिया, जो चाइना डेवलपमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह में तो हर बात में बोलना चाहिए, मगर सर आप मुल्क को डुबो रहे हो, कर्ज लिए जा रहे हो। मुल्क की मईशत के लिए अभी तक कोई इकदाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि डिफॉल्ट नहीं हो रहा मुल्क, ये अफवाहें ना फैलाएं, मुल्क में अफरा तफरी ना फैलाएं, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, मुल्क कहीं नहीं जा रही मईशत पाकिस्तान की। सर इनकी क्या गारंटी है, पहले तो ये बताएं, इनकी खुद की क्या गारंटी है? ये बता देना। इन्होंने कहा जून तक $10 अरब पाकिस्तान के खजाने में आ जाएंगे, तो ये बता देना किस तरीके से आएंगे, कहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं जिससे आएंगे, कहाँ से रिमिटेंस हमारे पास आ रहा है जो आएगा एक्सपोर्ट की बढ़ाने के लिए। उन्होंने इंडस्ट्रियों को क्या सहूलत दी है, इंडस्ट्रियों की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या इकदाम किए, आप जरा एक इकदाम बता दें जो उन्होंने मुल्क की मईशत के लिए किया। वो आपको कोई इकदाम नहीं मिलेगा सिवाय मुल्क की मईशत को डुबोने का, अलावा और कोई ऐसा इकदाम आपको नहीं मिलेगा। चले वो तो मैं हुकूमती शख्सियात, जिससे आप कह सको कि इन्होंने मुल्क की मईशत के लिए बेहतरी है। ठीक है, हुकूमती शख्सियात से भी हमारे मीडिया हाउस से रवाबित किए गए, उनको बुलाने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोगों को हमने कॉल्स की, PMLN के लोगों को हमने कॉल्स की, लेकिन अलबत्ता उनके लेम एक्सक्यूज़ आ रहे हैं कि अभी हम आ नहीं सकते, आप हमें फ़ोन कॉल पे हमसे आप मौक़िफ़ ले लें। तो वजह क्या है कि वजह इसकी ये है कि झूठ चेहरों से नज़र आ जाता है, इसलिए वो अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं कि उनको झूठ के सिवा इनके पास और कुछ नहीं है, तो वो अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। इनको पता है वो झूठ बोल लेंगे, अवाम इनके चेहरे देख रही होगी तो बेनकाब हो जाएगा इनका झूठ। इसकी असल वजह ये है। अभी आप लोग की नैरेटिव की जीत नहीं है कि पंजाब में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ठीक है, अब PTI के लोगों को वो कहते हैं ना होना आराम है। हमारे नैरेटिव की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की जीत है। ये पाकिस्तान के आइन की जीत है जिसके लिए PTI ने स्टैंड बाय लिया, जिसके लिए PTI खड़ी हुई हो, जिसके लिए मौजूद अदालतों ने इकदाम किए और उन्होंने आइन की पासदारी की, वो भी इनको बुरी लग रही है। अगर मौजूद अदालत आइन की पासदारी करे तो भी इनको बुरा लग रहा है। ये आइन को कुछ नहीं समझते, ये कानून को कुछ नहीं समझते। ये किस तरह की मेंटलिटी है ये अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं तो अभी तो फिर मरीम नवाज साहबा आज फिर गर्जी बरसी हैं कि नवाज शरीफ के टाइम पे अदलिया ने क्या फ़ैसले किए और अब अदलिया क्या फ़ैसले कर रही है। तो ये रविश तो मुल्क से कब ख़त्म होगी कि अगर अदलिया कोई फैसला देती है। सर ये रविश उस वक्त ख़त्म होगी जब एक के ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाएगी और एक के ऊपर नहीं लगाई जाएगी। अब आप यानी आप अंडर प्रेशर हैं आप इनके, मरियम नवाज के। हमारी अदालत में मौजूद अदालत है, क्या मरियम नवाज के अंडर प्रेशर है कि मुसलसल तौहीन अदालत किए जा रही है और कोई इनके ऊपर सोमोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि एक मजिस्ट्रेट के बारे में कोई ऐसे गलत बात नहीं की गई थी और खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत लगा दी गई थी। तो सर ये दो तरफा चीज़ें आपको नज़र जब तक आती रहेंगी, जब तक हमारी अदालतें कहीं पे प्रेशर लेंगी और कहीं पे न लेंगी,
तो इस तो तरह के प्रेशर वाक़यात नहीं लिया पेश ना सलीम सिचवानी साहब, सर, ये प्रेशर तो नहीं लिया ना प्रेशर ही है इंडिया ना ने। सर। अब कि वो खुलम खुला तो ही नहीं, अदालत पिछले 10 दिन से किए जा रही है और कोई इनके ऊपर केस, मौजूद अदालत की तरफ से कोई सुमोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसके ऊपर, और वो उनको खुली छूट दी हुई है। और आज भी उन्होंने आप बकौल आपकी कि वो गर्जी बरसी है। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि साबिक जनरल कमर जावेद बाजवा पर मार्शल उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। ये इतना आसान है? सर आपके सामने है, परवेज इलाही साहब ने एतराफ़ किया था कि इनको नेब से जो बचाने के लिए जनरल बाजवा ने इकदाम किए थे। आपके सामने है कि हलीम खान को सीएम पंजाब लगाने के लिए इन्होंने एतराफ़ जुर्म किया कि इन्होंने उस पर फोर्स डाला कि इसको बनाया जाए खान साहब के ऊपर। जो सारे एतराफ़ जुर्म इनके मौजूद है। आपके सामने है कि जिस सहाफ़ी ने इनकी जायदादों की इंकशाफात किए उसके ऊपर और जुल्म सितम हुआ, और इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके सामने है इस तरह की जब कानून हम चलाएंगे तो ये सब के सब गैर इस्लामी तरीक़ेकार है जिस पे हम चल रहे हैं। इस्लामी तरीक़ेकार इसका एक ही, जब खलीफा है वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने आप को एक आम से आदमी के लिए पेश कर दिया एहतसाब के लिए, इनको सिर्फ एक कुर्ते के हिसाब के लिए। तो आज तो पूरे मुल्क को डुबो दिएगा। 22 करोड़ आवाम का पसीना निचोड़ गया है इसके अंदर में। हमारे जितने भी जनरल्स हैं, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी सियासतदान हैं, हमारे जितने भी जो लीडरान हैं, उन्होंने जितनी भी करप्शन की मनी की वो बैरूनी ममालिक में मौजूद है। इससे कोई इनकार नहीं है। ना IMF को इनकार कर सकती है, ना वो ममालिक इनकार कर सकते हैं, मगर वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से वो उनको गुलाम बने हुए हैं। वजह क्या वो है? उनकी प्रोटेक्शन के अंदर जब है। आप हुकूमत में थे तब आपको साबिक रिटायर्ड जनरल याद नहीं है? जब आप हुकूमतों में होते हैं। साबिक रिटायर्ड जनरलों में आपके से पता है कि बड़ी तादाद जो हमारे मुहब्बा वतनों की है, जो यहाँ पे बैठी हुई है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क में जायदादें बना के बैठे हुए हैं। मैं तो उन चंद जनरल की बात कर रहा हूँ। आपको अक्सरियत तो यहाँ पे बैठी हुई नजर आएगी जो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ जो अंजाम दे के आज अपने मुल्क में इस बाइज़्ज़त जिंदगी गुजार रहे हैं। उन जनरलों को हम सलाम करते हैं। ठीक है, चलें। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम इस हिचकूले खाती मईशत, और इस मईशत में जब हम हुक्मरानों से बात करते हैं तो बदकिस्मती से वो साबिका हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ साबिका हुकूमतों ने किया धरा, और ये कोई नई बात भी नहीं है। जो हुकूमत आती है वो कहती है ये सब पिछलों ने किया। तो वो कब इखलाकियात का लेवल आएगा कि मिनिस्टर, वज़ीर आज़म सब आके कहेंगे मैंने जो टाइमलाइन दिया था मैं उस पर नहीं उतर पाया तो मैं अभी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कब कौम ये सुनेगी कि आप अपने इक़्तिदार के लिए कौम को तो आप इस लेवल पे, इस नहज पे न लेकर आएँ? सलीम साहब, इखलाकियात का एक बड़ा लेवल होता है कि जब आप कोई काम ना कर सको तो बोल दो यार ये मुझसे नहीं हुआ, और मैं इसके लिए माजरत खाऊँ कि मैंने आपका टाइम ज़ाया किया। कुछ लोग तो सज़ा के लिए भी पेश कर देते हैं खुद को कि अगर इसकी कोई सज़ा बनती है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में कब आएगा? सब बात वहीं पे आ जाएगी जब रूल ऑफ लॉ हम पाकिस्तान के अंदर अप्लाई करेंगे, जब हम करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम करेंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। तो उस वक्त आप देखेंगे ये जो चीज़ें जिसके आप बता रहे हो कि वक्त कब आएगा, तो वो वक्त उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन से ये रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम होंगे। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे बेन और बुनियादी नुक्ता वही आ जाता है जो सुन्नत नबवी है कि रूल ऑफ लॉ, ये सुन्नत नबवी कानून की हुक्मरानी, जिसकी मिसाल मैं कई दफ़ा ये हदीस शरीफ रिपीट कर चुका हूँ कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ने भी, अगर मेरी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा ने भी अगर ये चोरी की होती तो उसके भी हाथ काट लिए। हज़रत बीबी फ़ातिमा का आपको पता है दर्जा खातून जन्नत का दर्जा है। बेशक। तो उन्होंने इतनी बड़ी मिसाल दे के भी हमें समझाया, मगर इसके बावजूद भी हम जो है वो राह से भटके हुए हैं। हम राह से भटके हुए, जब तक हम अपनी राह पर, सही राह पर नहीं आएंगे उस वक्त तक हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते।
बल्कि हम डूब रहे हैं और मज़ीद डूब रहे हैं। इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर अब हो जाएंगी। इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में सर, जनरल इलेक्शन, कितने आप लोग पुरुमीद हैं? सर, अल्लाह की रहमत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने हर बार साबित किया है कि वो खान साहब के साथ हैं, और इस बार भी साबित करेंगे, उसके बाद जनरल इलेक्शन में भी साबित करेंगे कि वो खान साहब के साथ हैं, और इंशाल्लाह सिंध भी साबित करेगा इस बार कि वो खान साहब के साथ है। और इस तरह की क्या ब्रेकिंग आपको लग रहा है कि तवक्को है कि इस तरह की ब्रेकिंग आएंगी किसी भी पॉलिटिकल रहनुमा के साथ, कि वो जाए और उस पर अंडे टमाटर बरस जाएं? क्योंकि अलमिया है इस पाकिस्तान की सियासत में कि जब इलेक्ट होके आप ऐवान तक आ जाते हैं फिर आप पलट के आते ही नहीं हैं। फिर जब आपके दरवाजे पे दस्तक होती है तो कहते साईं इस्लामाबाद में हमारे जो MNA हैं वो नहीं है यहाँ पे, भले वो घर पे हो। और आवाम को जो वादे दावे जो चूरन दिए जाते हैं वो होता भी नहीं है। फिर उस आवाम के पास आने के दिन हो गए, वो कहते हैं ना इन पंछियों का अब घोंसले में वापस आने का टाइम आ गया है। आप लोग कितने तैयार हैं? सर, हम किस चीज़ के लिए तैयार हैं? कि ऐसा अगर इस्तकबाल PTI का भी हुआ कि अवाम अंडे बरसाए कि बाबा अब नहीं दे रहे हम वोट PTI वालों को, या कि आप इतने पुरुमीद हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम जीत जाएंगे, या वो अंडे टमाटर दूसरे रहनुमाओं पे बरसेंगे? सर, ये राजनपुर का इलेक्शन कुछ ज़्यादा बहुत पहले तो नहीं हुआ है। हम्म। क्या क्या किसानों की खेतियां जलाई गई जिन्होंने PTI के झंडे लगाए थे। वहाँ पे वो हालत कर दी थी इन्होंने कि लोगों ने PTI के झंडे तक लगाना गवारा नहीं किया, मगर जब इलेक्शन का दिन आया तो लोगों ने न सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि जाके वोट भी कसीर तादाद में डाला और PTI को फतह से नवाजा। और PTI खान साहब जो है वो असल चीज़ सिस्टम में तब्दीली के लिए इकदाम कर रहे हैं। तो तब्दीली के लिए इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत के साथ PTI जीतेगी, और आप देखेंगे कि हमें हमारे तमाम कवानीन में जो गैर इस्लामी हैं उनमें तमाम में तब्दीली आएगी और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। इटली में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ कुछ दिन पहले, कई जानों का ज़िया हुआ, उसमें 12 से 14 पाकिस्तानी लोग भी थे। अलमनाक वाक़या है, लोग गैर कानूनी जाते हैं, लोग उनको झांसे में फंसाते हैं और फिर पूरी दुनिया में हर्जा सराई भी होती है और कीमती जानों का ज़िया भी होता है। क्या कहेंगे सर? इसके लिए आपको जो है ना हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हमारी इंडस्ट्रियाँ एक टाइम था कि वो बहुत तरक्की पे थी। उसके बाद में जो है ना एक हमारी भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में हमारे कायद थे और हमारे लीडर थे। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। मुझे ज्वाइन किया है एडवोकेट आदिल फारूकी साहब ने, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आदिल साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी जी, क्या आप सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ। अच्छा आदिल, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी वजीर खजाना इसाक डार साहब की, कि वो काफ़ी शदीद गुस्से में आ गए जब उनसे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें अगर आपसे मईशत नहीं चल रही। तो आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं तो दिलवाए ना इसाक डार से इस्तीफ़ा। अगर वो आवाम को सस्ती चीज़ें न दे सके, डॉलर को कंट्रोल न कर सके, मईशत को सहारा न दे सके, तो अखलाकियात तो यही कहती है कि चले जी बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। देखिए जी, बात यह है कि हम हुकूमत का हिस्सा तो है बहरहाल, लेकिन इस बात को भी हम जो है ना इनकार नहीं कर सकते कि हम अवाम में से हैं और अवाम का हिस्सा हैं। और अवाम ने ही हमें वोट दे के असम्बलियों तक पहुंचाया है, जिसके बाद हम जो है वो इख्तिदार के वालों में भी बैठते हैं, अपोजिशन में भी बैठते हैं, और पार्लियामेंट में भी हमें जाकर अवाम की ही नुमाइंदगी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो वज़रा हैं उन्होंने कैबिनेट में भी बहुत सारे फैसलों पे इख्तलाफ किया है। हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, हम PDM के हिस्सा नहीं है, गो के PDM की हुकूमत है, उसमें हम बतौर अलाए हैं और बहुत सारी चीजों पे हमें भी इख्तलाफात हैं। हम बात करते हैं और हमने बात की भी है। और मैं समझता हूँ इस वक्त हमें जो है मिलजुल कर अपने मुल्क को ठीक करने के लिए कोई भी अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि नहीं तो आप लोग तो आप सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप लोग तो खान साहब की कुर्बानी मांग रहे हैं ना, मेरे मुंह में खाक। वो कह रहे हैं कि मेरी कुर्बानी मांगने का कहा जा रहा है। नहीं देखिए, उनके कहने से तो कुछ नहीं होता ना, वो आपको पता है एक दिन कुछ बात करते हैं, दूसरे दिन कुछ बात कर रहे हैं। आज ये जो मुल्क जो खमियाजा भुगत रहा है, जो इकॉनमी का हाल है, जो इस मुल्क जो इस नेज पे खड़ा है, ये सारा उनका किया धरा है। अच्छा चले यहीं पे रोके आपने कहा उनका किया धरा है। अब 1 साल होने को आ गया, वो आप लोग रूस से पेट्रोल ला रहे थे, जनवरी में सर मार्च आ गया, पेट्रोल नहीं आया। देखिए बात यह है, उस पर अपने तौर पे कोशिश हो रही है, और आपने देखा होगा मुसद्दिक मलिक साहब
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसकी डिटेल्स भी शेयर की हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% जो है वो सारी चीजें डिलीवर की हैं, कमी कोताही है और उसकी गुंजाइश बेहतरी की रहती है, मगर हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी पीपल्स पार्टी का इस गवर्नमेंट में हिस्सा है, ये एज अ जमात हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखें ना कितनी बेहतरीन, इससे पहले आपने ऐसी सिफारिशकारी देखी है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं, और जिस लेवल पर जाके वो पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में समझता हूँ इस वक्त जो सबसे बड़ा हमें जो मसला दरपेश है वो है इकोनॉमी का, और वो एक दिन में ठीक होने वाला नहीं है। अदिल, सालों का एक अदिल सॉरी फॉर इंटरप्ट। अदिल, मुझे आपने कहा कि हम बहुत कुछ तो न कर सके, कमी की कोताही की गुंजाइश भी है। मुझे सिर्फ ये बताएं आपने किया क्या, वो बताएं। नहीं देखे ना, हमने किया ना, मुल्क आपका दिवालिया होने जा रहा था जब हमने हुकूमत संभाली। उसके बाद आप मुझे बताएं ना, कोई एक दिन भी इमरान खान साहब ने चैन से वो बैठे हैं? नहीं तो वो ऑपोजिशन में हैं, वो चैन से नहीं बैठेंगे ना सर। नहीं, हम तो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की डे 1 से ये बात कर रहे हैं कि इस पे एक हमारी जो है ना रिकंसिलिएशन होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। बिलावल भुट्टो साहब ने महंगाई मार्च निकाला था इमरान खान की हुकूमत के लिए, महंगाई मार्च। तब आपने कहा था कि अवाम मर गई, खान साहब असेंबलियां तोड़ो। तो अब आप लोग क्यों नहीं लॉन्ग मार्च निकाल रहे? आप लोग भी कहें हम छोड़ रहे हैं हुकूमत। अगर असेंबलियां तोड़ना ही इसका हल हो तो मैं समझता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, हम तो इंतखाबात से तो हम कह ही नहीं रहे, इनकार कर ही नहीं रहे ना। हम तो ये भी कह रहे थे कि पंजाब और केपी के अंदर 90 डेज के अंदर ही इंतखाबात होने चाहिए, हम आज भी कहते हैं। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि इस वक्त हम पूरे मुल्क में इंतखाबात जो है वो उसका ऐलान कर दें, और इंतखाबात भी कोई बिल्कुल फ्री में नहीं होंगे। आपको पता है इंतखाबात के लिए भी बहुत बड़ी एक अमाउंट चाहिए होता है, और मुल्क इस वक्त मैं समझता हूँ इस बात का मुतम्मिल नहीं हो सकता। हमें ये चाहिए कि मिलकर बैठना चाहिए। खान साहब अगर इस मुल्क के हक में हैं, ये इस मुल्क के लिए लॉयल हैं, तो वहां आकर बैठे, 30 अप्रैल को खत्म करें। 30 अप्रैल को जो है करप्शन के खात्मे और रूल ऑफ लॉ के लिए खान साहब को दावत दें, वो बैठेंगे। आप इन 2 पॉइंट के ऊपर आप दावत दें, क्या है सब जमातें मिलकर इस बात के ऊपर एक टॉपिक निकालते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ पैदा हो, करप्शन का खात्मा हो, उसके ऊपर आप दावत दें, एपीसी बुलाओ, खान साहब बैठेंगे। ये बेकार बातों के ऊपर आप कौम का वक्त जाया ना करें, मैशत डूब रही है, इसके लिए आप बेहतरी के लिए सोचें। खारजा पॉलिसी के हवाले से अभी तक कोई दूर नजर नहीं आया है, और इसका खमियाजा ना सिर्फ आज हम भुगत रहे हैं बल्कि आने वाली नस्लें भी इसको भुगतेंगी, उनकी नाअहली की वजह से, उनकी नालायकी की वजह से। तो मैं समझता हूँ अभी भी हमें होश के नाखून लेने चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं समझता इलेक्शन 30 अप्रैल को अदिल 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं फिर पंजाब में। देखें, हम तो समझते हैं कि 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें कोई अगर इबाहम नहीं है तो होना चाहिए, हमने पहले भी कहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को आप लोगों की हुकूमत में न माना, कोई एक्सक्यूज दिया, कोई रिव्यू पिटीशन डाली गई, आप लोगों ने इस पे भी कोई डिलेइंग टैक्टिक्स का मुजाहरा किया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि आपकी हुकूमत को घर भेजे? देखिए, हमारी तरफ से तो कोई इस तरह का डिले टैक्टिक्स न इससे पहले हुआ है न इसके बाद होगा, और हमने अदलिया के हर फैसले को, चाहे उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, आप देखें ना हमारी हुकूमतें बहुत दफा इन्होंने घर भेजा हमें, हमने तो कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, हम कभी इनकी तरह हमने जजेस को खान साहब की तरह खड़े होकर कंटेनर पे गालियां नहीं दी, हमने कभी ये नहीं कहा कि जो फैसला हमारे हक में है हमें कबूल है, जो हमारे खिलाफ है हमें कबूल नहीं है। हमारे खिलाफ तो अदालती फैसलों की एक तारीख मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अदलिया का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे, इससे पहले भी किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जाती तौर पे मुल्क इस वक्त इस रसाकशी का, इस नूरा कुश्ती का, इस तनकीद बराए तनकीद का बिल्कुल मुतामिल नहीं हो सकता। अगर हम इस मुल्क के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हमें सबको मिलकर बैठना होगा, अपनी अना को खत्म करना होगा, बहुत शुक्रिया, और अपने मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी हम दे सकते हैं ये देनी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदिल फारूकी आपका, बहुत शुक्रिया आदिल फारूकी, बहुत शुक्रिया, टाइम की बहुत कमी है, बहुत शुक्रिया आदिल फारूकी, आपने टाइम दिया। सुना आपने सर, मानने को मैं ना मानूं कि इस मुल्क में सियासत है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। इटली वाक़े पर आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा उसी को आप बढ़ाएं। आपने कहा कि भुट्टो साहब
के ज़माने में भी। एक बहुत बड़ी गलती हुई थी इनसे हम्म, कि इंडस्ट्रियां नेशनलाइज की गई थी। अच्छा, मतलब भुट्टो साहब की वो मिस्टेक थी। उन्होंने खुद भी तस्लीम की है ये गलती। हम्म, इंडस्ट्रियां नेशनलाइज हुई थी, हम्म, जिसकी वजह से जो है हमारा जो टेक्निकल शोबे के जितने भी मेहनत कश थे वो अपनी जगहों पे जॉब पे तो मौजूद रहे, मगर जब उनको मिडल ईस्ट से अच्छी ऑफरें आने लगी तो यहाँ भुट्टो साहब ने एक और काम भी किया था कि उन्होंने पासपोर्ट आम कर दिया था। और अच्छी बात है, पासपोर्ट आम होना चाहिए था। और ये इनके बहुत कारनामों में से एक है कि उन्होंने गरीबों तक की रसाई दी। मगर इसका एक और नतीजा निकला कि हमारे इंडस्ट्रीज का जितना भी मेहनत कश और अच्छा तबका था जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकता था, वो बैरून मुल्क चला गया, जिसके असरात आए पाकिस्तान। हालांकि भुट्टो साहब वरना 5 के 5 बजट जो है वो मुनाफे में ले आते, जिसकी वजह से 2 बजट इनके खसारे में गए। जबकि इसके बाद आने वाले जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 11 के 11 बजट जो बनाए, उन्होंने सारे के सारे खसारे के बजट बनाए थे। हालांकि उनको अमेरिकन डॉलर्स की भी सपोर्ट थी और दूसरी सपोर्ट भी थी। इसके बाद आप देखो तो एक दूसरा रिफॉर्म आया, MQM लाई गई, जिसने इस मुल्क की इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया, बर्बाद किया। हमारे हज़ारों इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना ये मुल्क छोड़ कर चले गए। और एक और कल्चर भी उस टाइम पे बर्बाद हुआ जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग भी शामिल थे, जिनमें तमाम तर सिक्योरिटी इदारों के लोग शामिल थे, जिन्होंने इंडस्ट्री के बच्चों को अगवा किया, इंडस्ट्रियलिस्ट को अगवा किया और बहुत से अगवा बराए तावान की वारदातें हुई, जिसकी वजह से हमारे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क को छोड़ के चले गए। ये सिलसिला भी मुसलसल चलता रहा और आज भी ये वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। 2023 आज हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड है, हर सहूलत फ़ोन पर मौजूद है, उसके बाद भी इस तरह के वाक़यात और गैर कानूनी मुल्क में जाना। अब फिर जो है ना ये आए, जब से इंडस्ट्रियाँ आपके सामने ये आई, लगता है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए। हमारी सैकड़ों इंडस्ट्रियाँ जो हैं जो अभी तक बंद हो चुकी हैं, हमारी एक्सपोर्ट जिसकी वजह से डाउन हुई है, जिसकी वजह से आज मुल्क डूब रहा है, इसकी असल वजह यही है कि हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और लोग जो है मजबूर हो रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियाँ बंद करने के ऊपर। हमारे लाखों लोग जो है बेरोज़गार हो चुके हैं। इनकी कोई तवज्जो नहीं कि हमारी इंडस्ट्रियाँ बेहतर हों, हमारे ग्रोथ बढ़े, हमारे जो है ना एक्सपोर्ट बढ़े, इसके ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं। इनकी तवज्जो सिर्फ एक ही है कि वो जो मुल्क को डुबो रहे हैं उसके ऊपर आवाम की तवज्जो ना जाए। लिहाजा खान साहब के ऊपर केसेस बनाए जाए, लिहाजा खान साहब की किरदार कशी की जाए, लिहाजा PTI को बुरा भला कहा जाए। एक ही है, जब से आए तब से आप देख लें इनके हर मिनिस्टर ने इसके अलावा और कोई काम में किसी एक मिनिस्टर ने ये नहीं बताया कि हमने ये काम किए जो जिससे हमारी मिनिस्ट्री का लेवल अप गया है, जिससे हमारी जो है ना मिनिस्ट्री जो है वो बेहतर पोजीशन में आ गई है। पहले के मुकाबले में हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, जबकि अगर आप पास्ट में PTI की गवर्नमेंट देखें तो हमारे कई मिनिस्टर की जो मिसालें मौजूद है जिन्होंने नुकसान वाले इदारों को प्रॉफिट में लेके आए। तो ये चीज़ें जब तक तवज्जो नहीं दी जाएगी मुल्क की बेहतरी के लिए, जब तक सोचा नहीं जाएगा मुल्क की बेहतरी के लिए, उस वक्त तक मुल्क में बेहतरी नहीं हो सकती। आप लोगों की हुकूमत का इनिशिएटिव था और बरबला खान साहब ने फिर इजहार किया कि रूस का दौरा शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगा और मेरी हुकूमत को रुखसत किया गया। फिर मौजूदा हुकूमत ने कहा कि हम रूस से पेट्रोल लाएंगे और जनवरी या फरवरी में उसके समरात आवाम तक पहुँचेंगे। बहुत सारे वफूद का आना जाना और बहुत सारी चीज़ें हुई। मुस्तदिक मलिक साहब ने भी बड़े अच्छे अच्छे ऐलानात किए। आज तक रशिया से सस्ता पेट्रोल पाकिस्तानी अवाम को मुयसर नहीं है, वजह क्या है? वजह वही है कि इनके कोई इंटेंशन नहीं है कि मुल्क में बेहतरी हो। इसकी असल वजह यही है क्योंकि ये अपने बैरूनी आकाओं की गुलाम है। ये गुलामी वाले तरीके से मुल्क को चला रहे हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ से पेट्रोल न लो, पेट्रोल नहीं ले रहे, गंदम ले रहे हैं क्योंकि गंदम खाने की चीज़ है, मजबूरी है तो वो ले रहे हैं, मगर पेट्रोल नहीं रहे जो इनको इस वक्त अशद ज़रूरत है कि मुल्क में जो ये हमारी मईशत डूब रही है जिसमें एक सहारा बन जाए वो पेट्रोल, मगर वो नहीं ले रहे क्योंकि इनको बैरूनी आका इनको इजाज़त नहीं दे रहे रशिया से पेट्रोल लेने की। इस वजह से नहीं ले रहे। जब तक ये गुलाम हमारे ऊपर मुसद है, हम इस वक्त अलमिया ये है कि हम पहले तो हम बरतानिया के खाली गुलाम थे, आज हम इन गुलामों के गुलाम हैं। आज हमें आज़ादी की पहले से कई ज़्यादा हमें आज ज़रूरत है आज़ादी की, क्योंकि हमारा हज़ारों लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं वो हमारे सामने बैरून मुल्क काम करने के ऊपर मजबूर है। लाखों लोग जो हैं वो गुर्बत, करोड़ों लोग हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मशहूर हैं। महीने हो गए हमारे लोग सैलाब के पानी अभी तक नहीं निकाल सके। ये कारकर्दगियां इनकी। आप वजह कह रहे हैं सलीम साहब, इस कौम को इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आपको इन बैरूनी आकाओं से निजात दिलाऊंगा, मैं आपको IMF से भी निजात दिलाऊंगा, मैं कशकोल तोड़ दूंगा,
तो फिर इसको भी तो तस्लीम करें ना कि खान साहब भी तो कौम को आज़ादी न दिलवा सके ना IMF से। सर देखें, मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि खान साहब को एक लूली लंगड़ी हुकूमत मिली थी, जिसकी वजह से जो है वो इतनी तेज़ स्पीड से नहीं जा सकते थे। कभी इसको संभालना है, कभी उसको संभालना है, कभी उन इदारों को संभालना है जिनकी मुदाखलतें अंदर थी। इन तमाम बातों को संभालते हुए बड़े तहम्मुल अपने मिजाज के खिलाफ जाके, खान साहब का जो मिजाज है इसके खिलाफ जाके उन्होंने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से 3.5 साल उन्होंने निकाले। और पाकिस्तान जब मुस्तहकम इस्तेकाम की तरफ जाने के लिए रशिया की तरफ कदम बढ़ाया, इसने 40% सस्ता पेट्रोल ला के मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाते और IMF से निजात का एक जरिया नज़र आया, तो उस वक्त खान साहब को रिजीम चेंज करके हटा दिया गया। तो असल मसला ये था कि हमें IMF जो है जितने भी इकदाम करती है अवाम के खिलाफ इकदाम करती है। IMF के तमाम इकदाम, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि 45 खरब और 75 अरब की जो मराहतें आप दी जा रही हैं उनको ख़त्म करें, इसके बाद में हम आपको कर्जा देंगे। कहे ना, क्यों नहीं कहती है? कभी इन्होंने नहीं कहा कि ये आपके डॉलर्स जो पड़े हुए हैं उनको हम यहाँ से काट रहे हैं, आप बैरून ममालिक में जो आपके बैंकों में पड़े हुए हैं वो डॉलर हम काट के हम आपको जो है ना बकाया डॉलर देते हैं, आप लोगों को, अपने लोगों को खुशहाल करें। क्योंकि इनकी तो नीयत ही नहीं है। इनको पता है आज कर्जा ले रहे हैं, कल वापस हमारे पास ही आना है। इनकी नीयत सिर्फ यही है। पाकिस्तान को, ये पाकिस्तानी को याद रखना होगा कि वो एक मुसलमान मुल्क है और आलम इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होंगी वो यहूद और नसारा के साथ होंगी और हम इन साजिशों का शिकार हैं। हम इस साजिशों में जकड़े हुए हैं। इन साजिशों से हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी से हम निकल सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं निकल सकते। आज खान साहब ने यह भी कहा कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मैं मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ और मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ नहीं हूँ, मुझे कोई दुश्मन समझा जा रहा है। सर हर जायज़ बात, हर सच्ची बात जिससे मुल्क को मफाद को फ़ायदा पहुँचे, मुल्क में सुन्नत नबी कायम हो, रूल ऑफ लॉ कायम हो, उसमें खान साहब हर किसी के साथ बैठने के लिए तैयार होंगे, क्या वो जनरल आसिम मुनीर आगे ये भी कहा कि कोई ये जो तासुर दिया जा रहा है कि मैं घुटने टेक दूंगा तो मैं नहीं टेकूंगा। मैं आपसे कह तो रहा हूँ सर, हर उस बात पे जिससे सुन्नत नबवी कायम हो, अगर सुन्नत नबवी के खिलाफ बात करेंगे, ये रूल ऑफ लॉ से हटने की बात करेंगे, तो कैसे क्या खान साहब घुटनों पे बैठ के इनकी बात मानेंगे? नहीं, खान साहब खड़े रहेंगे, स्टैंड बाय होंगे, क्योंकि सुन्नत नबी पे अमल किए बगैर हम मुल्क में खुशहाली, तरक्की और बेरोजगारी का खात्मा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि जो आने वाले जनरल इलेक्शन है उसमें भी खान साहब किसी के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। सर खान साहब को इत्तेहाद बनाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह की रहमत से आप पाकिस्तान की 80% अवाम खान साहब के साथ खड़ी है और जो सामने है वो आपको पता है टोले हैं जिन्होंने अपने अपने जाती मफादात के लिए जो है ना वो पार्टियों से चिमटे हुए हैं। वो सिर्फ टोले हैं। खान साहब के साथ जो खड़े हैं उनमें से भी बहुत से हो सकता है कि आपको पसंद ना हो, मेरे को पसंद हो, दूसरों को पसंद हो, मगर एक चीज़, एक एम याद रखें कि खान साहब जो चाह रहे हैं वो सुन्नत नबवी चाह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ चाह रहे हैं, करप्शन का खात्मा चाह रहे हैं, जिससे ये मुल्क दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क में तब्दील हो सकता है और दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क पाकिस्तान बन सकता है, एक लैंड ऑफ पीस बन सकता है, एक लैंड ऑफ खुशहाली बन सकता है पाकिस्तान। इतना अल्लाह ने इस मुल्क को नवाजा हुआ है। इनकी तमाम तर नजरें जो है पाकिस्तान की मादियात में है, लिहाजा ये चाहते हैं पाकिस्तान को मुफलिस और कमज़ोर रखा जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम इस लायक ही न रहे जिस तरह अफ्रीका के लोग न रहे थे। उनकी मादनियात लुट के ये लोग लेके गए, फ्रांस और दीगर ममालिक लूट के ले गए और वो बेटे चंद करप्ट सियासतदानों ने वहाँ पे अय्याशियाँ की, बैरून ममालिक में अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई और अपने पैसे जमा किए, बाकी मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। तो ये चाहते हैं यही हाल हमारे पाकिस्तानियों का, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ये नाकाम होंगे और बुरी तरह नाकाम होंगे। लास्ट में आपको याद होगा KPO पे लास्ट वीक हमला हुआ, नाखुशगवार वाक़या हुआ। उसके बाद सिंध हुकूमत ने जाली नंबर प्लेट गाड़ियों पर, अप्लाइड फॉर गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी और कहा कि गाड़ी जब्त हो जाएगी। उसके बाद असले की नुमाइश पे पाबंदी लगा दी। ठीक किया सर, आपके सामने अगर लाइसेंस याफ्ता असला क्यों शुरू किया जाता है? जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक है, फिर अच्छी बात है, मैं इनके एकदम को तारीफ करने के लिए तैयार हूँ। तमाम मिनिस्टर अपने साथ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलेगा, कोई MP MN अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलेगा, इट्स ओके। हम भी अपने हथियार लेके नहीं चलेंगे। यानी उन्होंने इतना तहफ़्फ़ुज़ का सिस्टम बना लिया है कि